प्रसार भारती अभिलेखागार की प्रस्तुति सदाबहार सुनहरे दौर का अनमोल खजाना। धरती बने फुलवारी तभी, जब तक इसका हो सम्मान। इस माटी में जड़े हमारी, इसकी है हम सब संतान। तन पर इसके नजर आ रहे कितने दुखदायक ये घाव। सहती आई सदियों से सब धरती माँ का यही स्वभाव। धरती बने फुलवारी तभी, जब तक इसका हो सम्मान। हो सम्मान, हो सम्मान। यो वामायतनं वेद आयतनवान् भवति, वायुर्वापामायतनं आयतनवान् भवति। यो वायोरायतनं वेद आयतनवान् भवति। आपो वै वायोरायतनम् आयतनवान् भवति। आयतनवान् भवति। आयतनवान् भवति। आज भी हमारे कानों में गूंज रहा है ऋषि मुनियों का ये संगीत। जो व्यक्ति ये जान लेता है कि वायु ही जल का आश्रय है, वो वायु को अपना आश्रय बना लेता है। वही वायु का सदुपयोग करता है, वही ज्ञानवान है। वायु प्राण है। जब तक वायु निर्मल है, तभी तक हम निरोग रह सकते हैं। निर्मल वायु के अभाव में तरह तरह के रोग हमें घेर लेते हैं और जीवन दूभर हो जाता है। आज धुएं की कालिख ने उस हवा में जहर घोल दिया है जिसमें हम सांस लेते हैं। जो चिमनियां कभी प्रगति का प्रतीक समझी जाती थी, वही आज खतरे की चेतावनी बन गई हैं। सिर्फ कल कारखानों की चिमनियां ही नहीं, शहरों में चलने वाले मोटर वाहनों ने भी प्रदूषण को अंधाधुंध बढ़ाया है। इनके एग्जॉस्टों से निकलने वाली कार्बन से लदी गैसें हवा को गंदा बनाती हैं। पता भी नहीं चलता कि हम कितने बड़े संकट के बीच घिरे जी रहे हैं। शहरों में अभावग्रस्त इलाकों में रहने वाले अक्सर साफ सुथरे ईंधन की सुविधा से वंचित हैं। वे ऐसा ईंधन काम में लाने के लिए विवश हैं जो प्रदूषण को बढ़ाता है। हवा पर कोई बंदिश नहीं, वो जिधर चाहे बह निकलती है। इसीलिए हवा के प्रदूषण के प्रति सतर्क रहने की जरूरत है। नागरिक प्रशासन और सरकार को ही नहीं, सभी जिम्मेदार नागरिकों को इस मामले में जागरूक रहने की जरूरत है। If you go in a dust storm or in an environment where toxic effluents are there like sulfur dioxide or nitrogen dioxide, your eyes start hurting, they become red, they start watering, the nose start getting irritated, it itches and you start coughing, right? Now this might be a phenomenon which happen once बड़ी in a मुसीबत while. पैदा कर सकते हैं। Ultimately, if you're exposed to इन्हीं के the साथ लिपटे polluted रहते हैं environment on a गंधक regular और basis, कार्बन से लदी it becomes जहरीली a गैसों के condition known as दुखदायक कण bronchitis. आंख, नाक In और गले में Western खराश countries यही पैदा where करते हैं। the pollution level in ब्रोंकाइटिस the जैसा environment रोग is not so high, इन्हीं के कारण तीसरी chronic दुनिया के bronchitis देशों में is इतना related आम हो only गया to है। cigarette smoking.
But this is one disease which in third world countries, or especially in countries or cities where the pollution level is very high, this disease is directly related to the pollution level. Actually, Delhi's biggest problem is dust load, which accentuates the other pollutants much more. If you in Indian दिल्ली के Express, वायुमंडल they में give प्रदूषण का प्रमुख कारण really यही धूल के कण हैं। monitor figures. प्रदूषणकारी Our अन्य sulfur तत्वों का प्रभाव dioxide, इन्हीं के साथ carbon संयोग के monoxide, कारण nitrous कहीं अधिक oxides are- विकराल बन जाता है। They very rarely cross the permissible limits, but it's the dust load which is many folds higher. लेकिन जहाँ तक अब जैसे हवा का प्रदूषण का सवाल आया, पता नहीं आप कभी सतना, कैमूर इस इलाके में कभी गए? क्योंकि यहाँ चूने की भट्टियाँ हैं और सीमेंट बहुत बनता है। वहाँ पर हवा के प्रदूषण की इतनी ज़्यादती है कि बाकी सब अगर आपको अच्छा पानी पीने का मिल भी जाएगा, फिर भी आपको जीवित रहना कठिन होगा, क्योंकि जो आप सांस लेते हैं वो पूरी रासायनिकों से भरी हुई है। मैं बेसिकली कोटद्वार शहर का रहने वाला हूँ, जो गढ़वाल जैसे एक सुंदर से पहाड़ी इलाके की शुरुआत है। वहाँ से आए हुए मेरे को दिल्ली में लगभग 10-11 साल हो गए हैं। अनफॉर्चुनेटली मैंने इंडस्ट्रीज़ में नौकरी शुरू करी, तो मैंने देखा कि फैक्ट्रीज़ में काम करने वाले मज़दूर को तनख्वाह के बारे में तो सोचा जाता है, उनके फैसिलिटीज़ के बारे में तो सोचा जाता है, लेकिन उनको डायरेक्ट इनडायरेक्ट वहाँ का एटमॉस्फेयर, वहाँ का पॉल्यूशन कितना अफेक्ट करता है, इस बारे में बहुत कम लोग सोचते हैं। तो जब मैं दिल्ली आया तो शुरुआत में मैंने देखा कि आई एम जस्ट फिट। उसके बाद मैंने कुछ थिएटर ज्वाइन किया, मैंने क्लासिकल गायन में शुरू किया, लेकिन मुझे लगा कि मेरे को भी इस चीज़ का, पॉल्यूशन का बड़ा फ़र्क पड़ा। और मेरे को, मैं जब डॉक्टर के पास गया तो उन्होंने कहा भाई तुम्हें तो एलर्जिक ब्रोंकाइटिस है, और इस शहर को छोड़ के मैं कहीं और जा भी नहीं सकता था। ये मजबूरी अकेले इस इंसान की नहीं, लाखों करोड़ों लोग मजबूर हैं, वो सभी जिन्हें रोजगार के कारण शहरों में रहना पड़ता है, गंदी हवा में सांस लेना पड़ता है। माँ, दादाजी को क्या हुआ है? वो सांस क्यों नहीं ले सकते? बेटे, दमा का दौरा पड़ा है, अभी ठीक हो जाएंगे। माँ, दादाजी को दमा क्यों हुआ है? बेटे, दादाजी पहले कपड़े की मिल में काम करते थे, वहाँ रुई के छोटे छोटे फाहे उड़ते रहते थे, वो उनके फेफड़ों में जमा हो गए होंगे। माँ, मिल की हवा इतनी गंदी थी तो दादाजी ने काम क्यों नहीं छोड़ दिया? काम कैसे छोड़ते बेटा, तुम्हारे पापा छोटे थे, चाचा छोटे थे, बुआ की शादी होनी थी। देखिए, मैं दवा तो लिख रहा हूं, इस बार तो अटैक कंट्रोल हो गया है, लेकिन अगली बार के बारे में कुछ नहीं कह सकता। यू मस्ट मूव हिम आउट। इन दिनों हवा में बहुत सा पोलन रहता है और इन्हें इसकी सख्त एलर्जी। हमने इसका इलाज कहाँ कहाँ नहीं करवाया, कितनी सारी दवाइयाँ तो इंपोर्ट करवाई, आयुर्वेद, होम्योपैथ, टिबेटन, सभी कुछ तो आजमा लिया। अभी अगले हफ्ते आईआईटी का टेस्ट है, इसकी तबीयत हर बार खराब रहती है। डॉक्टर साहब, इस बार कुछ ऐसा इलाज कीजिए कि बीमारी दोबारा परेशान न करे। कुमार साहब, इलाज तो मैं इसका करूंगा ही, और दूसरे डॉक्टर भी यही काम करेंगे, लेकिन इससे प्रॉब्लम सॉल्व होने वाली नहीं है। इलाज की जरूरत तो इस पूरे शहर को है। मैं समझा नहीं, बीमार तो ये है। जी हाँ, ये बीमार है, लेकिन आपने सोचा कि इसकी बीमारी का कारण क्या है? इसका कारण है पोल्यूशन। आज इस शहर की आबोहवा में इतना जहर घुल चुका है कि इससे हजारों लोग बीमार पड़ रहे हैं, और वो बेचारे जिनको
एलर्जी है या दमा है, उनका तो बहुत बुरा हाल है, और मैं ऐसे लोगों को रोज देखता हूं। पर हमारे घर में तो कोई पोल्यूशन नहीं, इतना खुला घर है, लॉन है, हरे भरे पेड़ हैं। यही तो गलती हम सब करते हैं। देखिए, आखिर जिस हवा में हम सांस लेते हैं वो इस ऑक्सीजन सिलेंडर की तरह एक छोटी जगह बंद तो नहीं है ना, तो फिर ये किस तरह स्वच्छ और शुद्ध रह सकती है, हैं? और फिर खुद हम लोग 24 घंटे 12 महीने किसी कमरे में, घर में कैद नहीं रह सकते। भाई, किसी ना किसी काम के लिए हम बाहर निकलते हैं, किसी से मिलने, दिल बहलाने के लिए, और जब हम बाहर निकलते हैं तो इस बड़े हुए पोल्यूशन से हमारा पाला पड़ जाता। यू आर एब्सोल्युटली राइट डॉक्टर साहब। मैं कहीं पढ़ रहा था कि ये शहर दुनिया का चौथा सबसे प्रदूषित शहर हो गया है। पता नहीं इतना पोल्यूशन आया कहां से। जब हम कॉलेज में पढ़ते थे कितनी सुकून की जिंदगी थी, कितनी अच्छी आबो हवा थी यहाँ की। जी हां, लेकिन आज से 10 साल पहले बहुत फर्क था। यह दरअसल हमारे लालच का असर है कि जिसका नतीजा हमारी संतान भुगत रही है। कॉलोनियां बनाने के लिए हमने पेड़ काट दिए, और ज्यादा मुनाफा कमाने के लिए पत्थर की कानों से हमने वो गर्द उड़ाई है जो जानलेवा गर्द साबित हुई। एनीवे, टेक केयर। पहले जैन मुनि कीड़े मकोड़ों की जान बचाने के लिए अपने चेहरों पर कपड़ा लगाया करते थे, और आज हमें अपनी जान बचाने के लिए इस नकाब को पहनने पर मजबूर होना पड़ रहा है। सिर्फ बीमार लोग ही नहीं, कुछ तंदुरुस्त लोग भी अपनी जान बचाने के लिए इस तरह के नकाबों का इस्तेमाल करने लगे हैं। आप ये बताएंगे कि आपका नाम क्या है और आप कहाँ काम करते हैं, और आपने कब से ये स्कूटर पे मास्क पहनना शुरू किया है, और क्यों ऐसी ज़रूरत आपको महसूस हुई कि स्कूटर बिना मास्क पहने आप नहीं चलें? मेरा नाम तो विजय मिस्त्री है। मैं आपको मिस्त्री पता है, कश्मीर के रहने वाले होते हैं। मैं 86 में कश्मीर से आया था, तो शुरू में यहाँ देखा बहुत धुआं धुआड़ी सी हो रही थी रेड लाइनों पे। तो 1-2 साल ऐसे गुजार लिए हमने। फिर बहुत ही मुश्किल हो गई, वो नाक की प्रॉब्लम हो गई यहाँ पर। फिर किसी से पूछा, उसने बोला, किसी ने बोला नाक साफ करो, या हर आधे घंटे 2 घंटे बाद चलने, जहाँ भी टाइम मिले रुकने का, वहाँ नाक साफ करो। कुछ भी नहीं हो परेशानी। फिर अचानक एक दिन मैं रेड लाइट पे था, तो कोई ऐसे मास्क, मैंने सोचा क्या है, वो कह रहा मास्क है, पोल्यूशन, धुआं रुकने के लिए है ये। मैंने बोला चलो हम भी लगाते हैं। तब से हमने ये मास्क पहनना शुरू कर दिया। क्योंकि जब आप 2 मिनट के लिए रेड लाइट पे खड़े हो जाओगे तो आपको पता चले कि आंखों से आंसू निकलता है, और ऐसे रुमाल जेब से निकालने की आप कोशिश करोगे क्योंकि आंखों में कुछ लगता है, और नाक आप सांस लेने की कोशिश करोगे। उससे जाहिर होता है कि आपको मास्क पहनते ही चलना पड़ेगा दिन रात। The gas masks which are being used are more of a gimmick rather than anything else, simply because the pollutants which we are talking are the gaseous particles which are harmful to the respiratory tract simply because they travel down. The gas mask is only helpful to trap the suspended particle which is इस तरह के गैस मास्क कोई खास बचाव नहीं करते। इनके प्रयोग से सिर्फ 100 माइक्रोन से बड़े कण रोके जा सकते हैं, जो वैसे भी नाक में अटक जाती हैं। जहरीली गैसों से हमारी रक्षा ऐसे मास्क हरगिज नहीं कर सकते। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, okay, which you cannot control by wearing any of the gas masks. डॉक्टरों की राय यही है कि इस तरह के नकाब या मास्क हमें हवा के प्रदूषण से बचा नहीं सकते, मगर इसका मतलब ये तो नहीं कि हम खुद अपने फेफड़े जलाने लगे और अपने इर्द गिर्द हवा के प्रदूषण को सिगरेट के धुएं से या चिलम की लौ से बढ़ाएं।
दीपा, ये सब क्या हो रहा है? कितना धुआं फैला रखा है, दम घुट रहा है। तो इन साहब का दम घुट रहा है। जो इंसान सिगरेट पीते हैं उन्हें इस बात का एहसास बिल्कुल नहीं होता कि वे वायु का प्रदूषण कितना बढ़ा रहे हैं। देखने में सिगरेट भले ही छोटी सी हो, पर इससे पैदा होने वाली बुराई भयंकर है। एक एक कर सिगरेटों का धुआं और उनसे हवा में घुलने वाले जहरीले पदार्थ फैक्ट्रियों की चिमनियों से होड़ लगाने लगते हैं। आप नहीं जानते कि ये बित्ते भर की सिगरेट कितना अंधेर मचाती है। जब आप 5 सिगरेट पीते हैं इस कमरे में, तो मेरे जैसा सिगरेट ना पीने वाला इंसान भी अनजाने में इतना धुआं फांक लेता है कि उसके फेफड़ों पर एक सिगरेट पीने का बोझ बढ़ जाता है और छोटे बच्चों के नाजुक फेफड़ों पर इसका बहुत बुरा असर पड़ता है। आप लोग हाथ धोकर हम ही विचारों के पीछे क्यों पड़े हैं? आई एम नॉट द ओनली वन हु पॉल्यूट्स देयर इन दिस सिटी। नहीं महाशय, आप जैसे और बहुत से लोग हैं। सिगरेट हमारे फेफड़ों को उसी तरह कमजोर बनाती है जिस तरह प्रदूषित हवा। सिगरेट पीने वालों के फेफड़े लगातार कमजोर होते रहते हैं और धीरे-धीरे शरीर के लिए जरूरी स्वच्छ हवा प्रदान करने की उनकी क्षमता कम होती जाती है। फेफड़ों की क्षमता को जांचने परखने के लिए नित नए उपकरण इजाद हो रहे हैं। रोगों के इलाज की तलाश भी जारी है, पर इन सबको समस्या का समाधान नहीं समझा जा सकता। Depending upon what gases you are monitoring, you put sensors. प्रोफेसर वी के आस्थाना हमें बता रहे हैं कि आजकल विभिन्न गैसों का मापतोल और परीक्षण किस प्रकार से किया जाता है। Continuous recording technology, either analog or digital. You place these instrumental packages at these locations and you get your values, and then you plot them over the entire city area map, and you get some values or ISO equal values for a given parameter. पोल्यूशन ऐसा है कि हमारे इलाके में इतनी ज़्यादा इंडस्ट्री नहीं है जिससे कि कोई ऐसा पोल्यूशन का हमें कोई ये चीज़ पिंच करे। इस तरीके की अभी तक तो कोई बात नहीं है। बाकी आगे चल के हो जाए तो मैं कह नहीं सकता, क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ रही है, फैक्ट्रीज़ बढ़ रही हैं, व्हीकल्स ज़्यादा सड़क पर आ रहे हैं, तो उनके वो जो पेट्रोल डीजल जो भी फूकता है इस तरीके का है। बाकी हम तो अभी भी देख रहे हैं कि हमारे यहाँ ग्रीनरी बहुत है, पेड़ बहुत हैं। हम अगर एक पेड़ काटते हैं तो 2 लगा देते हैं। इस तरीके का अभी तक हमारे यहाँ कोई ऐसा मसला तराई में तो यहाँ नहीं है। दिल्ली में तो सब हमारा मजबूरी ही रहते हैं, जहाँ वैसे वहाँ रहने को मन नहीं होता है। हम तो कभी देखे हैं दिन में अगर शॉपिंग वॉपिंग हमने की है थोड़ी बहुत और रुमाल से थोड़ा मुंह पे हाथ घुमाया है तो रुमाल काला हो जाता है। निरंतर बढ़ते हुए प्रदूषण के इस खतरनाक संकट से जूझने के लिए उपचार से बचाव बेहतर है। Like you say in medicine, prevention is the best cure. So first thing is to इसके लिए सबसे पहले सड़कों पर वाहनों द्वारा फैलने वाले प्रदूषण पर रोक लगाना जरूरी है ताकि नगर का बचाव किया जा सके। the pollution produced by the vehicles which are plying on daily roads. पहले जब हम एक गांव की ओर जाते थे और हमें एक चिमनी दिखाई पड़ती थी, लगता था कि प्रगति और विकास का यह चिन्ह है। पर आज ये केवल प्रगति और विकास का चिन्ह नहीं है, ये तो एक परेशानी का भी चिन्ह है, क्योंकि जो हमारे पुराने उद्योग हैं उन्होंने जिस प्रकार से हमारे वायु जल को प्रभावित किया है, आज बहुत सारे जो बड़े बड़े उद्योग जहाँ लगे हैं वहाँ की जनता पीड़ित है। तो इसीलिए मैंने कहा जागरूकता की बहुत बड़ी आवश्यकता और उस जागरूकता के लिए एक माध्यम की भी आवश्यकता है। तो हमने जो इम्पैक्ट असेसमेंट शुरू किया कि जो बड़े बड़े कारखाने हैं, इन बड़े बड़े कारखाने बड़े बड़े उद्योग लग रहे हैं, ये खुद मूल्यांकन करें, एक इम्पैक्ट असेसमेंट करें, क्या प्रभाव पड़ेगा उनकी योजना से आम जनता पर, कितनी जनता उजड़ेगी, कितनी वहाँ आबादी बढ़ेगी, उस आबादी किस प्रकार से प्रभावित करती है आसपास के गांव, वाहनों
की संख्या कितनी बढ़ेगी, उससे क्या प्रभाव होगा। तो जब हम ये इम्पैक्ट असेसमेंट करते हैं कि उस उद्योग का क्या इम्पैक्ट होगा, उसमें हमारा ये प्रयास है कि हम आम जनता को भी जोड़ लें, कि जो प्रभावित लोग हैं उनके सामने ये आंकड़े रखें, और तब उद्योग उस समय अपनी, मैं समझता हूँ, अपना कर्तव्य समझती है कि हमें अपने प्रोजेक्ट में इंटीग्रेट करनी पड़ेंगी ऐसे साधन जिससे ये प्रभाव ना पड़े। संतोष का विषय यही है कि पर्यावरण के बारे में जागरूकता बढ़ रही है, पुरानी पीढ़ी में नहीं, नई पीढ़ी में भी, जो भविष्य है। प्रदूषण तो ऐसा है कि हर जगह पे ही वो फैलना उसका लाजमी है कि हर जगह जहाँ भी कोई बड़ी जगह हुई, कोई बड़ा शहर हुआ, तो वेस्ट मटेरियल तो हर घर से निकलते ही हैं, जमा होते हैं और वो सड़ते हैं, या फिर मतलब कुछ तो ऐसे ही होते हैं जो पहले से ही मतलब जो नेचर के लिए अनफ्रेंडली होते हैं। इससे धीरे धीरे प्रदूषण बढ़ता है। अब जब आजकल का ज़माना ऐसा हो गया कि हर एक व्यक्ति अपने ही लेवल पे सोचता है, मेरे घर से कूड़ा हट जाए, मेरे घर के सामने का गार्डन साफ हो जाए, बस बाकी का जो होता है होते रहे। आज होनहार नौनिहाल ये बात समझने लगे हैं कि प्रदूषण को घटाने की, पर्यावरण को सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी हम सब की है। अपने घर परिवार के अहाते के सीमित दायरे में सोचने से काम नहीं चल सकता। इस बात को भी समझ लेना उपयोगी होगा कि सभी कुछ सरकार के जिम्मे नहीं छोड़ा जा सकता। यदि हम चाहते हैं कि हमारे इर्द गिर्द का वातावरण स्वच्छ और हमें निरोग रखने वाला हो, तो हमें इस विषय में अपनी व्यक्तिगत और सामूहिक जिम्मेदारी निभानी ही चाहिए। अपने रोजमर्रा के जीवन में कूड़े कचरे को सुनियोजित ढंग से विसर्जित करना हो या वायु को प्रदूषित होने से बचाना हो, निरंतर सतर्कता बरतने की जरूरत है। आज हमारे शहरों की हवा खतरनाक ढंग से जहरीली बनती जा रही है। बड़े बड़े महानगरों की बात तो छोड़िए, बहुत सोच विचार कर वैज्ञानिक ढंग से नियोजित नगरों की हालत भी कुछ बेहतर नहीं। 1990 के दशक में भारत के प्रमुख नगरों में वायु प्रदूषण की जांच बड़े पैमाने पर की गई थी और इसके जो नतीजे सामने आए वो वास्तव में चौंकाने वाले थे। तब से अब तक इस स्थिति में कोई खास सुधार नहीं हुआ है। हाँ, इस बात से कुछ दिलासा जरूर मिलता है कि बढ़ती जानकारी के साथ साथ आम नागरिक के मन में वायु का प्रदूषण घटाने के लिए अपनी जिम्मेदारी का एहसास बढ़ रहा है। हवा महकती थी चंदन सी, सांस सांस में था संगीत। किसने घोला विष जीवन में, कहाँ गई वो खुशबूरी, कहाँ गई वो खुशबूरी। किसने पोती नीले नभ में ऐसी जहरीली काजल। बिछुड़े कैसे हमसे प्यारे, बगुलों से उजले बादल। धरती बने फुलवारी तभी, जब तक इसका हो सम्मान।